यो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 1 कवर करने वाले हैं। जैसे कि तुम लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने सोलो लेवलिंग का सीजन 3 खत्म कर दिया था, जिसमें हमने देखा था जिन्हों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आ रखा होता है, जहाँ पर उसके फादर को एक मॉन्स्टर घोषित कर दिया गया होता है। जिन्हों ने उन सभी हंटर्स को धमकी दी होती है जो भी उसके फादर को मारना चाहते थे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद लिu ज़िगैंग जिन्हों के पास आता है। जिन्हों को चाइनीज नहीं समझ आ रही होती, मिस्टर व्हाइट उसे ट्रांसलेट करके बता रहे होते हैं, लेकिन अचानक से व्हाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो कह रहा है कि वो ये आशा करेगा कि तुम्हारे जो फादर है वो सस्पेक्ट ना हो। इसके बाद लिu यहाँ से चला जाता है। व्हाइट बताता है कि वो कह रहा था कि वो तुमसे फाइट नहीं करना चाहता है। जिन्हों कहता है चलो ठीक है, लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर ब्रेनन आ जाते हैं, जो कि जिन्हों को एक बिल्डिंग में लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर जिन्हों की मुलाकात मिस सेलर से होती है। मिस सेलर कहती है हमें मिले काफी समय हो गया, लेकिन जिन्हों यहाँ सोच रहा होता है ये तो वही अपग्रेडेबल नोरा सेलर है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिन्हों कहता है हमें मिले काफी समय हो गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हमारी मुलाकात दोबारा कभी होगी। मिस सेलर कहती है कुछ दिनों से मुझे एक ही सपना बार बार आ रहा है, एक ऐसा सपना जहाँ पर ग्रेटेस्ट हंटर्स को किसी के द्वारा हंट किया जा रहा है, लेकिन इस सपने के आने के कुछ दिनों बाद वो सपना एक रियलिटी में बदल जा रहा है। जिन्हों कहता है क्या ये वही बात है जो क्रिस्टोफर के साथ हुई थी। जैसा कि तुम लोगों को याद होगा कि सीजन 3 में मिस सेलर ने क्रिस्टोफर को वार्न किया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन क्रिस्टोफर इस बात पे कुछ ज्यादा गुस्सा हो गया था कि एक नेशनल लेवल हंटर को कौन ही मार सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। मिस्टर ब्रेनन कहते हैं हमने क्रिस्टोफर को इस बारे में वार्न किया था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। एज अ रिजल्ट, और बाकी बातें तुम जानते ही हो। इसके बाद मिस सेलर कहती है पावरफुल हंटर्स जो कि हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं उनका मरना चलता रहेगा। वो बीइंग्स जो कि पावरफुल हंटर को खत्म कर रहे हैं वो नहीं रुकने वाले। जिन्हों कहता है क्या आप मुझे इस बारे में वार्न करने आई है कि मुझे भी इस बात से केयरफुल रहने की जरूरत है। मिस सेलर कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम उन हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। भाई जिन्हों यहाँ पर ऑरा फार्मिंग कर रहा है, लिटरली भाई उसको पावरफुल हंटर्स को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद मिस सेलर कहती है जिन बीइंग्स को मैं अपने सपने में देखती हूँ उनके चेहरे मैंने याद करने का अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब हो गई। तो मैंने एक डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करने का सोचा, तो मैंने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करा ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूं कि आखिर जो मेरे सपने में आ रहे हैं आखिर वो है कौन असल में। जिन्हों कहता है जब तुमने मेरी आंखों में देखा था क्या तब भी तुम्हें ऐसा ही लगा था। मिस सेलर कहती है हाँ, मैंने उन बीक्स के अंदर से लिमिटलेस पावर को महसूस किया और जब मैंने उनकी आंखों में देखा वो थिंग, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे उठना पड़ा। मैं उसे रिमेम्बर नहीं करना चाहती। और यार मिस सेलर यहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा डर चुकी होती है और कांप रही होती है और कांपते कांपते बोलती है जब हमारी आंखें मिली उस वॉइस ने मेरे से कहा। जिन्हों पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उस चीज ने तुमसे क्या कहा। मिस सेलर कहती है उसने मुझे कहा चली जाओ और वॉर का इंतजार करो। अब जिन्हों को ये बात याद आती है मोनार्च ऑफ जायंट्स ने भी कुछ उससे ऐसा ही कहा था जब एक वॉर शुरू होगी रूलर्स और मोनार्च के बीच में। लेकिन अगर ऐसी बात है तो जो लोग हंटर्स के पीछे पड़े हैं आखिर वो किस तरफ हैं। जिन्हों कहता है आखिर इस चीज को तुम्हारी रिक्वेस्ट से क्या वास्ता। मिस सेलर कहती है उसी सेम पावर को मैंने तुम्हारे अंदर भी देखा मिस्टर संग। अब जिन्हों यहाँ पर सोचने लगता है क्या उस दिन इसने मेरे अंदर शैडो मोनार्च की पावर को देखा था। अगर जिस चीज को इन्होंने अपने ड्रीम के अंदर देखा उसके पास भी सेम पावर्स थी तो इसका मतलब कि वो मोनार्च हो सकते हैं। मिस्टर ब्रेनन कहते हैं वो बीइंग्स हंटर की कैपेबिलिटीज से काफी ज्यादा आगे हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए हमें तुम जैसे किसी हंटर की जरूरत होगी जो कि उनसे आमने सामने फाइट कर सके। मैं इस बात को लेकर हॉनेस्ट रहूंगा मिस्टर संग, जब हमें पहली बार पता चला कि तुम ही एक अकेले हो जो कि उन हंटर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो हम काफी ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन यस्टरडे जब हमने तुम्हारी फाइट को मिस्टर आंद्रे के साथ देखा तब हमने अपना मन बदल लिया। ऑफ कोर्स हमें ये नहीं लगता कि तुम हमारे लिए काम फ्री में करोगे, हम लोग तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वो रूइन स्टोन भी जो कि कामिश का छोड़ा हुआ सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर है। इस दुनिया में कुछ ऐसे हंटर्स हैं जिनको की ग्रेट ब्लेसिंग्स मिली हैं और उनकी पावर इन दुनिया में सेफ रहती है, उनके बिना ये दुनिया टुकड़ों में बढ़ जाएगी। लेकिन जिन्हों यहाँ पर कहता है मुझे माफ करना। ब्रेनन पूछते हैं क्या ये इस वजह से है कि तुम थॉमस आंद्रे को पसंद नहीं करते। जिन्हों कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक नहीं जानता कि आखिर मैं किसके अगेंस्ट फाइट करने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद ब्रेनन और सेलर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हों यहाँ से जाने लगता है, व्हाइट यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस में जिन्हों ने जो हंटर्स को धमकी दी होती है उससे व्हाइट की हिम्मत ही नहीं होती उसे रोकने की। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जिन्हों कहता है मिस्टर व्हाइट क्या तुम मुझे उन हंटर्स की लिस्ट दे सकते हो जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, और ये और भी अच्छा रहेगा अगर तुम उस लिस्ट के सभी इंडिविजुअल को उस मीटिंग में बुलाओ। अब यहाँ पर व्हाइट खुश हो जाता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लास्ट डे पर फेडरल ब्यूरो ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम द नाइट ऑफ द हंटर्स रखा गया। इस इवेंट में सभी हंटर्स आए थे जिन्हें जिन्हों प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद हम जिन्हों को देखते जो कि जिन्हों से कहता है
आखिर अब तुम्हारी बॉडी कैसी है। जिनो हंसते हुए कहता है, सर मुझे हमेशा से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब मैंने सुना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आप थॉमस आंद्रे से भिड़ गए तो मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाया। इसके बाद हम कुछ हंटर्स को देखते जो कि कहते हैं, देखो वो आ गया। तो दूसरा वाला हंटर कहता है, हाँ वो मेरे सामने ही है लेकिन मैं उसके प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक कम्प्लीटली ही डिफरेंट लेवल पर है। इसका मतलब कि जो बगल में उसके हंटर खड़ा है ये वही है जिसके लिए कि जिन्वो थॉमस आंद्रे से भिड़ गया था ताकि वो इस बंदे को बचा सके। तभी एक हंटर जिन्वो के पास आता है और कहता है, आपसे मिलना सम्मान की बात है मिस्टर संग। मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ जो कि मैजिक बीस्ट के डिस्पोजल को हैंडलिंग का काम करती है। मैं वो जायंट को परचेज करना चाहूंगा जिसको कि आपने डिफीट किया है। क्या मैं इस बारे में आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? जिन्वो कहता है, ज्यादातर मैं रेड्स को संभालता हूँ एंड दिस इज माय वाइस गिल्ड मास्टर। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड और मेरे साइड डील्स होते हैं वो सभी यही संभालता है, तो तुम इस बारे में इससे बात कर लो। जिनो भी यहाँ पर अपने आप को काफी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करता है और इन लोगों के बीच में बिजनेस डील से जितने भी रिलेटेड बातें होती है वो सभी होने लगते हैं। जिनो ये सब देख के काफी खुश हो रहा होता है और कहता है जिनो खुद ही एक वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में ग्रो हो गया। लेकिन तभी यहाँ पर व्हाइट आता जो कहता है, मिस्टर संग ये उन लोगों की लिस्ट है जिनको की आपको प्रोटेक्ट करना है। ब्यूरो अपने हंटर्स को उनके अचीवमेंट के बेस पर रैंक करता है, लेकिन यहाँ पर 10 ऐसे हंटर्स है जिनके की सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आप हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो इन इंडिविजुअल्स को आपको प्रोटेक्ट करना है। जिन्वो कहता तो इन हंटर्स को मेरे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। लेकिन जिन्वो मन ही मन सोच रहा होता है आखिर ये हंटर्स पॉइंट्स क्या है। जिन्वो पूछता है आखिर इन हंटर्स के बीच में मेरी रैंक क्या होगी। व्हाइट कहता है, अगर आपकी जापान वाली रेड को देखा जाए तो जिस तरह पे आपने वहाँ पर विक्ट्री हासिल करी थी आप हमारी 3rd या 4th रैंक पर हो गए। और इस लिस्ट में यार अपने इंडिया का भी एक बंदे का नाम है। तुम लोग सोच सकते हो सोलर लेवलिंग में इंडिया का भी एक बंदे का रेफरेंस है। जिन्वो कहता है जो अपना फर्स्ट प्लेस का बंदा होता है वो होता है थॉमस आंद्रे, सेकंड प्लेस पे ल्यू जिगैंग, थर्ड प्लेस पे क्रिस्टोफर रेड जो कि मर चुका है, और जो 4th प्लेस का बंदा है सिद्धार्थ बच्चन। लेकिन जिन्वो यहाँ सोच रहा होता है ये सब सरदर्द है, इन सबके नाम मेमोराइज करने से अच्छा मैं इन सभी के ऊपर एक शैडो सोल्जर को असाइन कर देता हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है मेरे शैडो सोल्जर्स को असाइन करने के लिए। जिन्वो यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन सभी के ऊपर अपने शैडो सोल्जर्स को असाइन कर देता है और कहता है मोनार्च को बाहर लाने के लिए मैं इन हंटर्स का इस्तेमाल करूंगा। तब मुझे फाइनली बात का पता चल जाएगा कि आखिर कौन मेरा फ्रेंड है और कौन मेरा दुश्मन, और मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर मुझे किस साइड से फाइट करनी है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसे देख के जिंचुल और व्हाइट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जिन्वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। जिन्वो कहता है कि इस बारे में चिंता मत करो। हम देखते हैं यहाँ पर थॉमस आंद्रे होता है जिसका कि लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर पड़ा है। थॉमस कहता है, संग जिन्वो मुझे बस तुमसे एक बात पूछनी है। मुझे ये बोला गया है कि मेरा यह हाथ हीलर्स के द्वारा हील नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें माना काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। मेरे डॉक्टर ने भी बिल्कुल सेम बात बोली कि मेरा हाथ धीरे धीरे रिकवर करेगा लेकिन इसको फुली रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद थॉमस फाइनली पूछ लेता है कि तुम इतना केपेबल हो कि तुम उस समय पर मुझे खत्म कर सकते थे और मेरी पूरी गिल्ड मेंबर्स को खत्म कर सकते थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक भी इंसान की जान नहीं गई हवांग डोंगसो को छोड़ते हुए क्योंकि उसी ने ये सब शुरू किया था। आखिर तुमने हमारी जिंदगियों को क्यों बख्शा? जिन्वो कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, क्योंकि तुम में से किसी ने भी ऐसा क्राइम नहीं किया था कि तुम्हें डेथ दी जाए। थॉमस से सुनने के बाद मुड़ते हुए कहता है, तो ऐसी बात है। जाते हुए थॉमस कहता है, मैं हवांग डोंगसो के फ्यूनरल में जा रहा हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि उसने एक सीरियस क्राइम किया है लेकिन कम से कम मुझे उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहिए। और हाँ, एक बार जब मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा तो चलो साथ में एक बार खाना खाएंगे। अगर तुम मेरे मैनेजर को अपना नंबर दे दो तो मैं तुमसे टच में रहूंगा। लॉरा कहते हैं, मिस्टर आंद्रे तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं उनके गिल्ड मेंबर्स की जान को बख्शने के लिए। उनको देखने से ऐसा नहीं लगता लेकिन वो काफी ज्यादा शाय पर्सन है। मिस्टर संग अगर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो क्या प्लीज आप मेरे को अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो? मिस्टर आंद्रे आपको एक गिफ्ट भी देना चाहेंगे, सो प्लीज आप मेरे को जरूर बताना अगर आपको कुछ भी चाहिए हो। जिन्वो कहता थैंक्स लेकिन अभी मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लॉरा कहती है, मिस्टर आंद्रे किसी के भी कर्ज में डूबे नहीं रह सकते क्योंकि उनका नेचर काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, सो प्लीज आप मेरे को कोई भी चीज बोल सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो। जिन्वो यहाँ सोच रहा होता है वो मेरे को थैंक्स करना चाहता है, शायद एक डैगर बढ़िया रहेगा। लॉरा भी कहती है, एक डैगर ठीक है मिस्टर संग मैं समझ गई। लॉरा के यहाँ से जाने के बाद व्हाइट कहता है, क्या तुम उन हंटर से मिलना चाहोगे जिन्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है? जिन्वो कहता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन 6th प्लेस पर जो हंटर है वो मिसिंग क्यों है? व्हाइट थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ दिन पहले हमने उससे कॉन्टेक्ट खो दिया था। ब्राजीलियन गवर्नमेंट सीक्रेटली उस हंटर की रिसर्च में लगी हुई है लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। अब जिन्वो यहाँ सोचने लगता है, क्या उन्हें वो पहले ही मिल गया? इसका मतलब कि अभी सिर्फ 7 पीपल्स बचे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम चेयरमैन गो को देखते हैं जो कि कहते हैं, ये कितनी अजीब बात है, कुछ समय से मुझे काफी ज्यादा हर्ट की दिक्कतें आ रही हैं। वैसे उन्हें पहले भी हर्ट की दिक्कतें थी लेकिन अभी कुछ समय से बढ़ गई हैं। मुझे ये हर्ट की प्रॉब्लम काफी समय से थी लेकिन कुछ समय से काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी है, शायद से मैं अपने लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। चेयरमैन गो भी यहाँ पर सोच रहे होते हैं, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मैं 6 मंथ के अंदर रिटायर नहीं हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक पूरा साल जिया और मैं अभी यहाँ पर हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना आगे तक ही आ सकता था तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, एटलीस्ट मैं इतना आगे तक तो आ पाया। तब हम देखते हैं चेयरमैन गो का कॉल आता है। कॉल उठाकर कहते हैं, आज कुछ भी बुरा नहीं हुआ हनी। दरअसल चेयरमैन गो की वाइफ होती है। चेयरमैन कहते हैं, ऑफ कोर्स कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मैं जल्दी
घर आ जाऊंगा। लेकिन तभी वो एक काफी खतरनाक प्रेजेंस को महसूस करते हैं। आखिर वो क्या था? लेकिन तभी वो अपने पीछे देखते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर फ्रॉस्ट मोनार्च बैठा होता है। चेयरमैन गो अभी यहाँ पर सोच रहे होते हैं, क्या मैं इससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ? मैं इसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा। ये कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं जिसको कि मैं हैंडल कर सकूं। लेकिन तभी फ्रॉस्ट मोनार्च यानी कि सिलात कहता है, ये जगह आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है। लेकिन चेयरमैन गो को भी यहाँ पर अपनी आंखों और कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता। वो कहते हैं, क्या मैं भी कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन तभी सिलात हमला करता है। क्या ये दर्द तुम्हें एक सपने की तरह लगता है? चेयरमैन कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, ये रियलिटी है। तो चलो मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, आखिर तुम कौन हो? लेकिन सिलाद यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि तू मुझे पहले पहचान लेगा, लेकिन लगता है कि तू सच में एक ह्यूमन है। चेयरमैन यहाँ सोच रहे होते हैं, सिर्फ एक ह्यूमन? अब सिलाद यहाँ पर अपनी रेज को एक्टिवेट करते हुए पूरी तरफ ऑरा फैला देता है और कहता है, मुझे वीक के साथ फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अपने आप को शो करो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रेनल लाइट। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम बाहर आए तो तुम्हारा वेसल चकनाचूर हो जाएगा? वेल, वैसे भी तुम्हारी वेसल की लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी। सिलाद यहाँ पर अपना एक हमला क्रिएट करते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो तो तुम मुझसे बात करने के काबिल नहीं हो। सिलाद यहाँ पर चेयरमैन गो की तरफ एक काफी तगड़ा हमला करता है। गंगोई को यह हमला लग चुका होता है, लेकिन तभी सिलाद कहता है, इतने समय बाद हम मिल ही गए। और हम यहाँ पर स्मोक के अंदर आंखों को देखते हैं। सिलाद ही देखते ही हमला कर देता है, जो कि गंगोई अपने एक ही हाथ से दूर फेंक देते हैं और हमें गंगोई की इस फॉर्म के बारे में बताया जाता है, द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। चेयरमैन गो भी यहाँ पर ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं, तुमने मेरे ऑफिस को एक डायमेंशनल गैप में फंसाया, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। लेकिन तभी सिलाद कहता है, मैं काफी लंबे समय से तुम्हारी तलाश कर रहा था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम एक ऐसे वेसल के अंदर होगे जो कि इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि तुम्हारी पावर्स को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वेल, चेयरमैन को 80 इयर्स के हैं तो काफी ज्यादा ही बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन तभी सिलाद कहता है, हमने तुम जैसे 7 को पहले ही ढूंढ लिया है और उनमें से हमने 2 को खत्म भी कर दिया है। ये चेहरा, मैं तुम्हारे प्राइडफुल फेस पर इस पैनिक को देखना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारे इस वेसल को बिना किसी रिग्रेट के खत्म कर सकता हूँ। फ्रैगमेंट कहता है, जितना तुम कर सको अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट। सिलाद कहता है, तुम अब रजिस्ट करने का चूज कर रहे हो। मैंने इस ह्यूमन बॉडी को टेक ओवर किया है और दूसरी तरफ तुम्हारी ये उधार ली हुई बॉडी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अब ये दोनों यहाँ पर काफी तगड़ा ही ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सिलाद फ्रैगमेंट की तरफ हमला कर देता है। फ्रैगमेंट में काफी तेजी से सिलाद की तरफ एक पंच थ्रो करता है, लेकिन सिलाद उस अटैक को डॉज कर लेता है और फ्रैगमेंट की तरफ एक स्वॉर्ड से हमला करता है। लेकिन फ्रैगमेंट भी उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने उसी पंच को रिफ्लेक्ट कर देता है सिलाद की तरफ। लेकिन सिलाद यहाँ पर फ्रैगमेंट के लेफ्ट हैंड को पूरी तरह आइस में जमा देता है। फ्रैगमेंट उस आइस को काफी इजीली तोड़ देता है। इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। लेकिन तभी फ्रैगमेंट नोटिस करता है कि चेयरमैन की बॉडी ज्यादा देर तक ये सब नहीं झेल पाएगी। फ्रैगमेंट कहता है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा जब तक कि मैं इस बॉडी को मूव कर पा रहा हूँ। फ्रैगमेंट एक पंच सिलाद को मारता है जिससे कि सिलाद काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो उठ नहीं पा रहा। फ्रैगमेंट कहता है, क्या ये मेरी लिमिट है? लेकिन तभी सिलाद कहता है, क्या तुम्हारा वेसल इतना ही कर सकता है? और हंसते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली बात है फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। लेकिन तभी सिलाद काफी तेजी से चेयरमैन की तरफ आता है और उनकी चेस्ट में अपने आइस स्वॉर्ड को घुसा देता है। इस अटैक से चेयरमैन गो को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, यहाँ तक कि उनके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। लेकिन तभी सिलाद कहता है, आई वंडर, आखिर तुम्हें अपने दूसरे वेसल खोजने में कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल? अनफॉर्चुनेटली जो आर्मी है वो यहाँ पर आ चुकी है, वो इस दुनिया को खत्म कर देगी इससे पहले कि तुम अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजोगे। तुम्हारी मिस्टेक ये थी कि तुमने इस बेकार से दुनिया को बचाने की कोशिश करी। क्या तुमने ये सोचा कि तुम लोग कहीं और पे अपना अटेंशन देते हुए हम लोगों को हरा सकते हो? क्या हम लोग तुम्हें इतने कमजोर लगते हैं? लेकिन तभी चेयरमैन को यहाँ पर स्माइल करते हैं और सिलाद की स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें ये लगा कि मैं बिना किसी रीजन के तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि हमने तुम्हें इतने समय तक एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसा कि तुमने प्लान बनाया था? लेकिन हमारे मेथड की हिसाब से तुम एक क्रूशियल वेरिएबल में फंस चुके हो। सिलाद कहते हैं, एक वेरिएबल? और चेयरमैन के चेस्ट में और भी अंदर तक स्वॉर्ड घुसा देता है। लेकिन तभी चेयरमैन को एक काफी तगड़ा अटैक सिलाद की तरफ करते हैं। सिलाद इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और इस अटैक के बाद चेयरमैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी सिलाद कहता है, ये काफी ज्यादा क्लोज था, क्या ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? चेयरमैन गो कहते हैं, हाँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जिस जगह पर चेयरमैन का अटैक लगा था उस जगह की जो डायमेंशन के बीच के गैप होता है वो खुल चुका होता है। सिलाद कहता है, तुमने इतना सब किया ताकि तुम ये कर सको, लेकिन इससे कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन तभी चेयरमैन कहते हैं, नाउ। और हम देखते हैं चेयरमैन की शैडो से एक शैडो बाहर आती है और ये एंड शैडो डायरेक्ट उस टूटी हुई जगह से बाहर आ जाती है। सिलाद हंसते हुए कहता है, एक क्योस का वासी आखिर एक सोल्जर क्या ही अचीव कर लेगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है एक ब्लैक शैडो इमेज को और ये देखने के बाद सिलाद के ही पसीने छूटने लगते हैं। वो काफी तेजी से
नीचे एंड शेडो की तरफ आ जाता है और उस पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो कहता है तुम तो, और हम यहाँ पर देखते हैं किसी के हाथ ने इस स्पीयर को पकड़ लिया होता है और वेल यार जिन्वू यहाँ पर आ चुका है। जिन्वू आते यहाँ पर सिलात की गर्दन पकड़ लेता है जिससे कि सिलात की हालत खराब हो जाती है। जिन्वू कहता है आखिर तू क्या है, एक आई सेल्फ। सिलात की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और वो कहते हैं मैं तुम्हारी आर्मी में काफी सारे शेडोज को सेंस कर पा रहा हूँ, मोनार्च ऑफ शेडोज। आखिर इतनी बड़ी आर्मी को जमा करने के बाद तुमने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वही क्रूशियल वेरिएबल हो जिसके बारे में वो बात कर रहा था? सिलात यहाँ पर अपने मुंह से जिन्वू पर आइस से अटैक करता है जिससे कि यहाँ पर काफी बड़े एरिया में आइस फैल जाती है। जिन्वू काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं सिलात से। जिन्वू का हाथ यहाँ पर आइस में फंसा होता है। वो सोच रहा होता है कहीं ये एक मेज टाइप का तो नहीं, लेकिन जिन्वू यहाँ पर अपने डैगर्स को निकालता है और उस आइस को तोड़ देता है। सिलात कहता है आज के लिए इतना काफी है, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को लाइन पर रखकर फाइट नहीं करना चाहता। जिन्वू कहता है आखिर तू कहना क्या चाहता है? सिलात कहता है क्या तुम यहाँ पर उस ह्यूमन को बचाने नहीं आए? जिन्वू यहाँ सोचने लगता है ह्यूमन, मैंने शेडो को चेयरमैन के ऊपर असाइन किया था, कहीं ऐसा तो नहीं? जिन्वू यहाँ पर चेयरमैन गुनही को देखता है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उनकी चेस्ट में एक काफी बड़ा छेद हो चुका होता है। लेकिन तभी सिलात अपना एक स्पीयर गुनही की तरफ करते हुए कहता है अब तुम चूज करो, मुझसे फाइट करो या फिर उस ह्यूमन को रेस्क्यू करो। और इसी के साथ वो गुनही के ऊपर अपने स्पीयर को छोड़ देता है। जिन्वू कमांडर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके स्पीयर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है ओपोनेंट का माना कमांडर अथॉरिटी से रजिस्टर है। ये देखकर जिन्वू थोड़ा परेशान होता है और काफी तगड़ी जंप लगाता है। इससे पहले कि वो स्पीयर गंगुई के पास पहुंचे, जिन्वू यहाँ पर आकर उसको अपने डैगर से रोक देता है और उसे काफी दूर रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन तभी जिन्वू देखता है सिलात यहाँ पर एक गेट ओपन करता है। जिन्वू भी यहाँ पर रेज के साथ अपने सारे डैगर्स को निकाल लेता है और अपने डैगर रश को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि सिलात की पीठ पर काफी सारे डैगर्स लग जाते हैं। सिलात कहता है एक मेयर वेसल मुझे चोट पहुंचा पा रहा है, वेरी वेल। और जाते हुए कहता है मैं मोनार्च ऑफ रोस्ट अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हारे सभी शेडोज आ जाएंगे। जल्दी वो आर्मी यहाँ पर आ जाएगी, उनको मारकर तुम उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेना और इसको तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। जिन्वू कहता है यू बास्टर्ड, लेकिन तभी उसका ध्यान चेयरमैन की तरफ जाता है। जिन्वू कहता है डैम इट, क्या मैं इस बैरियर की वजह से कुछ भी सेंस नहीं कर पाया? हीलिंग पोशन देने के लिए भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। जिन्वू चिल्ला के यहाँ पर बीरू को बुलाता है। बीरू यहाँ पर काफी तेजी से आ जाता है और कहता है आपने मुझे बुलाया मेरे किंग? जिन्वू कहता है किसी भी कीमत पर इन्हें बचाओ। बीरू यहाँ पर गंगुई को हील करने लगता है, लेकिन तभी बीरू बोलता है मेरे किंग मेरे हीलिंग स्पेल्स इन पर काम नहीं कर रहे। हम देखते हैं यहाँ पर चेयरमैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ को निकालते हुए सोचता है शायद इससे काम हो जाए, लेकिन तभी गंगुई उसको रोक देते हैं और कहते हैं तुम मेरे लिए आए उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। जिन्वू कहता है आप बस थोड़ी देर संभालिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चेयरमैन कहते हैं अब कुछ भी नहीं हो सकता, एक ह्यूमन उस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता जिस पावर ने मेरे ऊपर अटैक किया। मैं एक सुप्रीम बीइंग से फेस टू फेस लड़ा, उनका ये प्लान है कि वो इस दुनिया को तबाह कर दे, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जिन्वू यहाँ पर चेयरमैन गो को उठे रहने के लिए उनका नाम बार बार बुला रहा होता है। गंगुई कहते हैं मैं इस बात का ग्रेटफुल हूँ कि अभी तक तुम जैसा हंटर एग्जिस्ट करता है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा रिलाइफ की बात है। आखिर किसने ही ऐसा सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसी पावर्स हैं? थैंक यू गॉड। चेयरमैन जिन्वू कहते हैं किसी दिन तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन जब वो दिन आएगा तो प्लीज तुम ह्यूमैनिटी की साइड से रहना। मैं तुम्हारे जैसे किसी हंटर के साथ मैं रहकर फाइट करना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला एक ऐसी बॉडी के साथ। स्टिल इसके बावजूद मेरे पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। मैं अब बाकी सब यंगर जनरेशन के ऊपर छोड़कर जा सकता हूँ। आफ्टर 10 and 1000 हार्ट बीट मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन इसके बावजूद मेरा हार्ट बीट करता था, यहाँ तक कि मेरी पल्स काफी ज्यादा वीक हो गई थी। शायद ये सब इतने समय तक इसलिए रहा ताकि मैं तुमसे मिल पाऊँ। हाँ ये सही है, शायद मैं तुमसे मिल पाऊं। ये कितनी ज्यादा शांति वाली बात है, तुम्हारा शुक्रिया। इसी के साथ हम लोग देखते हैं चेयरमैन गो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ये बैरियर पूरी तरीके से टूट जाता है, बारिश यहाँ पर शुरू हो जाती है। इसके बाद हम कोरिया में देखते हैं चेयरमैन गो की मरने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। न्यूज चैनल पे इस बारे में बात चल रही होती है कैसे पहले क्रिस्टोफर रेड, ग्रेट हंटर जॉन्स और अब कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुन्ही दुनिया में ऐसे काबिल हंटरों की मौत होना लोगों के बीच में दहशत का माहौल बना रहा है। हंटर्स काफी सालों से लोगों को प्रोटेक्ट करते आए हैं, लेकिन अब हंटर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? दुनिया में इस तरह काबिल हंटरों की मौत होना पूरी तरह दहशत का माहौल बना रहा है। इसके बाद हम गो गुन्ही के फ्यूनरल को देखते हैं। जिन्वू भी यहाँ पर आ रखा होता है, लेकिन तभी वो कहता है मिस्टर वो क्या तुम ठीक हो? जिंजुल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, वो पूरी तरीके से शॉक में होता है। जिंजुल कहता है मुझे माफ करना मिस्टर संग, लेकिन आज मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। उस बीस्ट ने चेयरमैन का मर्डर कर दिया, तुम्हारे पास ऐसी पावर्स होने के बावजूद भी क्या सच में उसे नहीं रोका जा सकता? जिन्वू कहता है मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ये सब हो चुका था। जिंजुल अब काफी ज्यादा सैड होता है, वो कहता है कि मुझे अभी भी अपनी आंखों
बातों पर यकीन नहीं हो रहा। कल ही उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमारे ट्रिप के बारे में सब कुछ सुनना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन अब वो जिंचुल यहाँ पर काफी ज्यादा ही रो रहा होता है और ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ इतना टाइम से काम कर रहे हो और अचानक से उसका मर्डर हो जाए, इसके बाद हम देखते हैं जिंचुल कहता है, चेयरमैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिन्वो कहता है, नहीं, मैं उस बास्टर्ड को खत्म कर दूंगा। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ, मैं उस बास्टर्ड को खत्म कर दूंगा जिसने कि चेयरमैन का मर्डर किया है। सो प्लीज तब तक मेरे को थैंक यू मत बोलना। और यार जिन्वो की आंखों से भी यहाँ पर आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, क्या तुम मेरे लिए इन रिपोर्टर्स को जमा कर सकते हो? इसके बाद हम जिन्वो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं। जिन्वो कहता है, एक ग्रुप ऑफ बीस्ट्स जिनके पास हाई लेवल इंटेलिजेंस है और वो लोग वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग हंटर्स को टारगेट कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी हंटर्स है वो उन सभी से ज्यादा ताकतवर हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन तभी एक रिपोर्टर कहता है, एक ग्रुप ऑफ बीस्ट, इसका मतलब कि जिस बीस्ट ने चेयरमैन गुनी को मारा वो अकेले काम नहीं कर रहा। जिन्वो कहता है, वो बीस्ट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। अपने टारगेट के ऊपर अटैक करने से पहले वो उन्हें पूरी दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं। तो जिनको भी लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा सकता है तो अपने किसी ऐसे के साथ रहे जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जिनके पास उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है तो कोरियन हंटर एसोसिएशन की मदद से मुझे कॉन्टेक्ट करें। इसके बाद हम एक लास्ट नोट देखते हैं, द बैटल ऑफ मोनार्च हैज बिगन। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये हमारा सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड था, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इसमें कितना मजा आया। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता तुम सोलो लेवलिंग की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।